रोज रात को जेठानी के कमरे से चिल्लाने की अजीब अजीब आवाजें आती थी। इस तरह की आवाज सुनकर मेरे अंदर की भावनाएं उमड़ने लगती थी। फिर एक दिन मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखा। उस वक्त जो मंजर मैंने जेठानी के कमरे में देखा था, उससे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अब उस मंजर को मैं भुला नहीं पा रही थी। मेरे जहन में वह मंजर पूरी तरह से घुल चुका था। ये सब कुछ देखकर अब मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल होने लगा था। तभी मैंने एक फैसला कर लिया। उस दिन जब जेठानी अपने मायके गई हुई थी, तब रात को मैं जेठानी के कपड़े पहनकर जेठ के कमरे में सो गई। जब आधी रात हुई तो जेठ ने मुझे जेठानी समझकर पूरी रात, मेरा नाम जूली है और मैं देखने में बहुत ही सुंदर हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं एक ऐसे गांव की रहने वाली थी जहाँ की औरतें अपने और पति के बीच की घटना को खुलकर बता दिया करती थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। जब अपने मोहल्ले की औरतों की बातें मैं सुनती थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था। मैं सोचने लगती कि ये औरतें आखिर अपने और पति के बीच की होने वाले घटना को इतनी खुल के क्यों बता देती है। जब मैं ऐसी बातें सुनती तो मैं वहां से हट जाया करती थी, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही अजीब होती थी। मेरे घर में हम 4 ही लोग थे। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरे बड़े भैया। मेरे भैया की शादी अभी 1 साल पहले ही हुआ था। मेरी भाभी भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मैं उन्हें कभी खुलकर बात करते हुए नहीं देखती थी, जैसे कि बाकी औरतें अपने बारे में बात करती थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए मैं समझती थी कि ऐसी बातें खुलकर नहीं की जाती। ये तो सभी पति पत्नी के बीच में होता है, फिर क्या जरूरत है ऐसे बातें करने की। इसी तरह 1 साल और गुजर गए। फिर मेरी शादी के लिए पापा ने एक लड़का पसंद कर लिए, जो वो भी गांव का ही रहने वाला था। उस लड़के का नाम राजीव था। वह 2 भाई था, जिसमें से राजीव छोटा था। राजीव के बड़े भाई का नाम मुकेश था और उसकी शादी 5 साल पहले ही हुआ था। राजीव के पिता नहीं थे, सिर्फ उसकी माँ ही थी, जो अपने दोनों बेटे को खूब लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया। राजीव के बड़े भैया ज्यादा पढ़ा नहीं था, इसलिए वो खेती बाड़ी ही करते थे। लेकिन राजीव एक पढ़ा लिखा आदमी था और वो शहर में एक कंपनी में नौकरी करता था। मेरे पापा बिना मुझे कुछ बताए मेरी शादी राजीव से तय कर दिए। उस वक्त मेरे मन कई सवाल आ रहे थे। मैं लड़के को देखे बिना शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा ने इस बात से सख्त मना कर दिए और 1 महीने के बाद ही मेरी शादी राजीव से करा दिए। शादी होने तक भी मैं अपने पति को नहीं देख पाई थी। इसी वजह से मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरे ससुराल में ईंट का बना हुआ पुराना घर था, जिसमें घर के बीच एक आंगन भी था। वह घर 4 कमरे का सेट था, जिसमें सिर्फ एक ही बाथरूम था, जिसे घर के सारे लोग उपयोग करते थे। खैर, अब मेरी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे अब इसी घर में ही रहना था। किसी तरह पूरा दिन गुजर गया और अब रात हो गई थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं कमरे में बैठी अपने पति राजीव का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति कमरे में आए। मैंने देखा कि उनके हाथ में दूध का एक गिलास भी था। उस वक्त मैं पहली बार अपने पति को देखा था, जिसे देखकर मैं एकदम से सदमे में चली गई। वह देखने में कोई खास नहीं था और शरीर से भी पतला दुबला था। वह देखने में ही काफी कमजोर लग रहा था। यह सब देखकर मैं बिल्कुल हैरान थी। फिर मैं सोचने लगी कि हो सकता है शादी के बाद ये अच्छे हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे मर्द शादी के बाद सेहतमंद हो जाते हैं। उस वक्त तो मैं इन सब बातों को झटक दिया, क्योंकि आज मेरी सुहागरात थी, जिसे मैं एक यादगार बनाना चाहती थी। राजीव मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, जूली, तुम बहुत ही प्यारी हो। तुम जैसी पत्नी पाना मेरी ख्वाहिश थी, जो आज पूरा हो गया है। राजीव दूध का ग्लास मुझे देते हुए कहा कि इसे पी लो। मैंने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ और पहले मैं कैसे पी सकती हूँ, इसलिए पहले आप पीजिए। फिर उस ग्लास में से थोड़ा दूध राजीव पिए और बाकी का मैं पी गई। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत खुश थी।
मुझे उस वक्त राजीव का रवैया बहुत ही अच्छा लगा था। फिर राजीव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बाहों में कस लिया। मैं अभी जैसे ही तैयार हुई थी वैसे ही राजीव मुझसे दूर हट गए और फिर करवट बदल कर सो गए। उसका यह रवैया देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। भला आज हमारी शादी की पहली रात थी जिसे मैं यादगार बनाना चाहती थी, लेकिन वो सारे सपने पल भर में टूटकर बिखर गए थे। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह गहरी नींद में सो गया है। उस वक्त तो मैं अपने आप को शांत किया, लेकिन फिर भी बिस्तर पर करवट बदलती रही। ना जाने रात का वह कौन सा पहर था जब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि सुबह हो गए थे। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी बर्तन धो रही थी। मैं बाथरूम फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई और जेठानी के पास जाकर उसकी मदद करने लगी। मेरी जेठानी कहने लगी कि जूली आज की रात कैसी रही, खूब मजा आया ना। उसकी इस बात पर मैं चुप रह गई क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। हम दोनों काम के साथ ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी जेठानी की 2 साल के बेटे की रोने की आवाजें आने लगी। वह कहने लगी कि जूली जरा इसे धो दो, मैं अपने बेटे को देख कर आती हूँ। इतना कहकर वह अपने बेटे को देखने कमरे में चली गई। मैं बर्तन धोने के बाद किचन में चली गई जहाँ मेरी सास सब्जियां काट रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि बहू आ जाओ, मैंने सब्जी काट दी है, तुम जरा सबके लिए चाय बना दो। थोड़ी ही देर में मैंने चाय बनाकर सबको दी। फिर जेठानी के साथ खाना बनाने लगी। धीरे धीरे इसी तरह 10 दिन गुजर गए, लेकिन रोज रात को मैं अपने पति से निराश ही हो जा रही थी। मैं उससे पूछती कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह तुरंत थक क्यों जाते हो, तो वो इसका कुछ जवाब नहीं देता और मुंह फेर कर सो जाता। मैं उस वक्त तड़प कर रह जाती और अपने जज्बातों पर काबू रखने की भरपूर कोशिश करती। फिर जैसे तैसे करके रात बिता लेती। यह मेरे लिए एक ऐसी घटना थी जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगले ही दिन मेरे पति अपने काम के लिए शहर जाने लगे, लेकिन मैं भी उसे रोकना नहीं चाहती थी क्योंकि हर औरत अपने पति के पास कुछ उम्मीद लगाकर आती है, उसका प्यार पाने आती है जिससे उसका संसार चल सके। लेकिन मेरे पति से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। जैसे वो देखने में दुबला पतला था, वैसे ही उसके अंदर कुछ करने की ताकत ही नहीं थी। औरत को सिर्फ रुपए पैसे या खाना पीना नहीं चाहिए, उसे अपने पति से कुछ और भी चाहिए होती है। वो उम्मीद लगाकर आती है कि अपने के साथ बहुत खुश रहेगी और उसका घर अच्छे से संभाल लेगी। जब औरत घर संभाल लेती है और अगर उसे अपने पति से वह खुशी नहीं मिलती है जो उसे अपने पति से चाहिए, तो फिर वह औरत अंदर से टूटकर बिखर जाती है। राजीव अगले ही पल अपने काम के लिए शहर चला गया और मैं यूं ही उसे देखती रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था। मैंने कितने सपने देखे थे, लेकिन वह सपने टूटकर बिखर गए थे। किसी तरह अकेले ही अपने ससुराल में 5 महीने गुजार दिए। इस दौरान मेरे पति केवल 10 दिन के लिए घर आया था। वह 10 भी मुझे उसी बेपसी के साथ रहना पड़ा। मैं अपने अंदर के जज्बातों को शांत करती रही। फिर वो वापस शहर चला गया। वह मुझसे पूरी तरह से नजर भी नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक दिन मैंने अपने सास से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। सास ने मुझे मायके जाने के लिए इजाजत दे दी। अगले ही दिन मैं अपनी जेठ के साथ मायके आ गई। जेठ मुझे वहाँ छोड़ने के 2 घंटे बाद ही अपने घर वापस चले गए। मेरी माँ और भाभी पूछने लगी कि तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम्हें वहाँ मन लगता है कि नहीं। लेकिन मैं किस मुंह से कहती कि ससुराल ठीक है, पर जिसे ठीक रहना चाहिए वही ठीक नहीं है। यह बात किसी के बताने लायक नहीं थी क्योंकि जिसे भी मैं ये बात बताती वह मेरा मजाक ही बनाता। मायके आने के बाद मैं भी उन औरतों के साथ बैठने लगी थी जो अपने पति की आपसी में हुई घटना को बताती रहती थी। मैं सिर्फ उनके बातों को ध्यान से सुनती, लेकिन मैं कुछ ना कह पाती।
क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं। वे औरतें जिस अंदाज में उस घटना को बताती, उससे मेरे तन बदन में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती थी। मैं भी यह सोचने लगती कि काश मेरा पति भी मुझसे इस कदर प्यार करता, लेकिन वो तो 2 मिनट में ही थक जाता है। अब मैं पूरी तरह से जवान हो चुकी थी और मुझे अब उन औरतों की बातें मेरे जहन में घूमने लगी थी। धीरे धीरे मुझे उन सब की बातों में दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। मैं भी अपने पति के साथ जी भर के प्यार करना चाहती थी, लेकिन मन महसूस करके रह जाती थी। मायके में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था और अब उन सारे औरतें की बातें मेरे जहन में पूरी तरह उतर चुकी थी। एक दिन अचानक मेरे जेठ मुझे अपने घर ले जाने के लिए आ गए। तभी माँ और पापा खुशी खुशी मुझे उनके साथ विदा कर दिया। फिर से मैं अपने ससुराल आ गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक शहर में ही था। मैं उसी उदासी के साथ फिर से उस घर में रहने लगी थी। गर्मी का महीना चल रहा था और इतनी गर्मी में भी जेठ अपने पत्नी के साथ कमरे में ही सोते थे। एक दिन रात के करीब 1 बजे मैं बाथरूम जाने के लिए उठी। जैसे ही मैं अपने जेठ के कमरे के पास पहुंची, तो मुझे जेठानी की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतनी रात को जेठानी जी इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं। तभी मैं उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर अंदर देखने लगी। उस वक्त कमरे में हल्की रोशनी वाली बल्ब जल रही थी और पंखा भी रेंग रहा था। गर्मी के कारण खिड़की खोल दिए थे। उस वक्त कमरे का जो मंजर मैंने देखा, उससे मेरे अंदर जज्बातों की एक लहर दौड़ने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि काश मुझे भी मेरे पति से ऐसा सुख मिल पाता। मैं अंदर से डरी हुई भी थी कि कहीं मुझे इस तरह से झांकते हुए कोई देख न ले। तभी मैं वहां से बाथरूम चली गई और वापस आकर अपने कमरे में लेट गई। उस वक्त नींद मेरी आंखों से कोसों दूर था। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और अपने आप को कोसे जा रही थी। धीरे धीरे इसी तरह मेरी शादी को 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं वह सुख से वंचित थी। एक रात वापस से वही मंजर मुझे देखने को मिला। आधी रात को जब मैं गर्मी की वजह से बाहर निकली, तो मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। मैं वापस उसी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गई और अंदर का नजारा देखने लगी, जिसे देखकर मेरे अंदर के जज्बात भी भड़कने लगी। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि जेठानी लंगड़ा कर चल रही है। फिर मैंने पूछा कि जेठानी जी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वह कहने लगी कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा कमर में दर्द है, दवा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। मैंने मजाक में ही कह दिया कि लगता है जेठ जी कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रहे हैं। तभी मेरी जेठानी शर्मा गई और कहने लगी, तुम्हारे जेठ जी पूरा दिन खेत में काम करते हैं, फिर भी वह रात को मुझे नहीं छोड़ते। मैं उनको कहती भी हूँ कि इतना काम करने के बाद आप थके होते हैं, फिर हर दिन क्या जरूरत है ये सब करने की, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार किए बिना रहा नहीं जाता है, तो मैं क्या करूँ? जेठानी की ऐसी बातें सुनकर कि काश मेरा पति भी इस कदर मोहब्बत करता, लेकिन जिस तरह से जेठ जी जेठानी जी को मोहब्बत करते थे, उससे तो उनको इतना दर्द होना आम बात थी। उसी दिन जेठानी जी के मायके से फोन आया। उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जेठानी जी को उनकी माँ वहाँ बुला रही थी। अगले दिन सुबह जेठानी जी अपने मायके जाने के लिए जेठ जी के साथ तैयार थी। फिर कुछ ही देर बाद वे सब चले गए। जाते जाते जेठानी जी मुझे कह गए कि तुम्हारे जेठ आज शाम को ही वापस लौट जाएंगे, तो तुम रात को उन्हें दूध गर्म करके दे दिया करना, क्योंकि मुझे अपनी माँ के लिए वहाँ 1 महीने रुकना पड़ेगा। मैंने जेठानी जी से कह दिया कि आप फिक्र ना करें, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब शाम हुई तो जेठ जी वापस घर आ गए। फिर रात का खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए। मैंने दूध गर्म किया और जेठ जी को देने उनके कमरे में चली गई। वहाँ मैंने देखा कि कमरे में हल्की रोशनी वाली बल्ब जल रही थी और जेठ जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने टेबल पर दूध का ग्लास रख दिया और वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन अब मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मेरे जहन में वो सब बातें और जेठ जी के कमरे का देखा हुआ मंजर मेरे आंखों के सामने आने लगा था।
मैं ये सोचने लगी थी कि मेरा पति मुझे कभी इस कदर प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो नपुंसक था। मैं कोई फैसला नहीं ले पा रही थी कि मैं क्या करूं। तभी मेरा ध्यान अपने जेठ के ऊपर जाकर टिक गया। मैंने सोचा कि जेठानी भी यहाँ नहीं है, तो क्यों ना उसके जगह पर मैं अपनी हाजिरी लगा दूं। फिर मैंने सोचा कि कहीं ये बात जेठ को पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर मैंने बिना वक्त गवाए जेठानी के कपड़े पहनकर जेठ जी के कमरे में जाकर सो गई। जब आधी रात हुई तो जेठ जी ने जेठानी समझकर मुझे, उस दौरान मेरा चेहरा जेठ जी को दिख गया। तभी वह घबराकर कुछ बोलने जा रहे थे, लेकिन मैंने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उनसे कहा कि होने दीजिए जो हो रहा है, क्योंकि आपका भाई आज तक मुझे कोई खुशी नहीं दे पाया है। मेरी बात जेठ जी को समझ आ गई और फिर वह दोबारा से तैयार हो गए। फिर 2 घंटे के बाद मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सच्ची खुशी मुझे आज मिली थी। इस खुशी के लिए मैं कितने दिनों से तरस रही थी, पर दुख इस बात का था कि जो खुशी अपने पति से मिलनी चाहिए थी, वह खुशी मुझे अपने जेठ से मिली थी। अब जब तक जेठानी यहाँ नहीं थी तब तक मैं अपने जेठ की सेवा कर रही थी। जेठ जी भी बहुत खुश रहते थे। इसी तरह अब हर रोज होने लगा था। लेकिन एक दिन जब मैं जेठ जी के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जा रही थी, तब मुझे उनके कमरे से निकलते हुए मेरी सास ने देख लिया था। उस दिन के बाद वह मुझ पर नजर रखने लगी। उसी तरह अगले दिन भी मुझे सास ने जेठ के कमरे से निकलते हुए देख लिया। फिर वह मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गई। वह कमरे में आते ही कहने लगी कि तुम इतनी रात को अपने जेठ के कमरे में क्या करने गई थी? मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि तुम आधी रात को मुकेश के कमरे से निकलती हो। ये सब अपने जेठ के साथ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तो सोचा था कि तुम एक शरीफ घर की लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत बच्चल लड़की निकली। मेरी सास गुस्से में ये सब कह रही थी। तभी मैंने कहा कि सासू माँ अब बस कीजिए, आपका छोटा बेटा नपुंसक है, क्या आप ये नहीं जानती थी? फिर भी आपने उसकी शादी मुझसे करवा दी, क्यों? ताकि आपकी इज्जत बची रहे, कोई आपको ये ना कह सके कि आपका बेटा नपुंसक है। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन मेरा क्या, जो मैं शादी के बाद से अभी तक ऐसे ही पड़ी थी। एक औरत उतना ही बर्दाश्त कर सकती है जितना उसके पास बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, लेकिन जब उसे विश्वास हो जाए कि उसे पूरा जीवन ऐसे ही तड़प तड़प कर गुजारनी है, तब वह इस तरह का रास्ता अपनाने लगती है। मेरी बात सुनकर सास एकदम से चुप हो गई। वह कहने लगी कि मुझे लगा कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 2 दिन से मेरी और सास के बीच बातचीत नहीं हो रही थी। जब ये बात मेरी सास ने मेरे पति राजीव को बताया तो वह भी शर्म से कुछ कहने को तैयार ही नहीं था और फिर फोन काट दिया। अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी मैंने हमेशा के लिए अपने मायके जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और मायके के लिए निकल गई। जब मायके पहुंचकर ये सारी बातें अपनी माँ और भाभी को बताई तो उन्होंने फोन करके मेरी सास को बुरा भला कहने लगे। मैं अब एक बेबस और लाचार की तरह माँ के यहाँ रहने लगी, लेकिन मेरा दुख उन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। फिर मेरे भैया और पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखना शुरू कर दिए। फिर कुछ दिन बाद ही एक अमित नाम के लड़के के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। अमित की पहली शादी हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि उसकी 6 महीने पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। 15 दिन के बाद ही मेरी शादी अमित से ही गई और मैं अपने नए ससुराल में आ गई। अमित देखने में बहुत ही अच्छा था। वह एक कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत था। मेरे नए ससुराल में मेरी सास, ससुर और एक छोटी ननद भी थी, जो बहुत ही प्यारी थी। मेरे पति अमित अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वह मुझसे बहुत ही प्यार करते थे और मुझे वो सब खुशी देते थे जो एक औरत को अपने पति से चाहिए। मैं भी अपने पति अमित से बेहद प्यार करने लगी थी। फिर धीरे धीरे करके सारी पुरानी घटना को भुलाकर एक नए जीवन को जीने में मगन हो गई, क्योंकि अब मुझे गलत रास्ते पर चलने की जरूरत ही नहीं थी।
मुझे वो सारी खुशियाँ मिल रही थी, इसलिए मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से बिना किसी छल कपट के जीने लगी थी। दोस्तों, हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, लेकिन जब वो पूरा नहीं हो पाता है तो वह मजबूरन गलत राह पर चल पड़ता है। उसी तरह जब एक औरत अपने ससुराल जाती है तो वह अपने साथ बहुत सारे सपने और ख्वाहिशों को भी साथ ले जाती है, लेकिन जब उसके सपनों और ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया जाता है तो इसी तरह वह दूसरे रास्ते पर चल पड़ती है। ये बात तो बहुत कड़वी है, लेकिन बिल्कुल सच भी है, क्योंकि बिना वजह कोई भी औरत या मर्द गलत राह पर नहीं चलते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।